हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथ ही आज है 13 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि शांति का नोबेल किसे दिया गया है। तो वर्ष 2025 का शांति का नोबेल मिलेगा मारिया कोरिना मचाडो को। 10 दिसंबर को मिलेगा नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी द गर्ल आई एम, द चेंज आई लीड, गर्ल ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ क्राइसिस। मिसेज यूनिवर्स का भी खिताब मिला है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं सेरी सिंह। सेरी सिंह याद रखना। और ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया गया ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत की यात्रा किए और इसमें भारत के साथ बहुत सारे समझौते हुए हैं, जिनमें प्रमुख ये था कि भारत में यूके की यूनिवर्सिटीज़ की शाखाएं खोली जाएंगी। भारत यूके समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता होगा। इंडियन एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन की उनको ट्रेनिंग देगी। ट्रंप की घोषणा के बाद से इसराइल और हमास के बीच सीज फायर 9 अक्टूबर से लागू हो गया है। इसमें दोनों देश एक दूसरे के बंधकों को छोड़ेंगे। और अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है सक्षम नाम से। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पलाऊ देश के राष्ट्रपति ने पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और पंजाब के राज्यपाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार एट 150 एकता मार्च अभियान शुरू किया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसकी पीडीएफ क्विज एमजेटी ऐप पर भेज दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखो। साथ ही साथ में अरत्ताई चैनल भी ज्वाइन कर लो। अरत्ताई चैनल पर डेली वन लाइनर भेज जाते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट में मिल जाएगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता हुआ था रूस का। क्या समझौता हुआ था? समझौता ये हुआ था कि दोनों देश प्लूटोनियम, वो प्लूटोनियम जो बम बनाने में काम आते हैं, मतलब आप जानते हो कि प्लूटोनियम और यूरेनियम जो है ये दो तत्व ऐसे हैं जिनका यूज़ न्यूक्लियर वेपन बनाने में किया जाता है। जब फैटमैन और लिटिल बॉय को दगाया गया था जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर, तो उसमें एक यूरेनियम का था और एक प्लूटोनियम का बम था। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में, अमेरिका और रूस के बीच में ये समझौता हुआ 2011 में आकर के कि दोनों ही देश अपने अपने पास जो प्लूटोनियम है, जो बम बनाने वाले हैं, उनमें से लगभग 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करेंगे, मतलब उसको समाप्त करेंगे। तो वो जब समाप्त करेंगे तो इससे 17,000 परमाणु हथियार जो है बन सकता था, जो वो नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में ये आने लगा कि भाई कौन कितना ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाएगा। तो जब 5-5, 6-6 हज़ार बना लिए तो फिर दोनों ने कहा बस दुनिया को ख़त्म करने के लिए इतना काफ़ी है। अब इसके ऊपर अगर बनाओगे तो फर्जी वाली बात है, ज़्यादा बनाओगे तो फिर बेचोगे फिर आगे चल करके। इससे अच्छा केवल 8 ही 10 कंट्री के पास रहे न्यूक्लियर वेपन। वो भी तो ये लोग चाहते थे कि 2 ही पास रहे, लेकिन जितने के पास रहे लिमिटेड रहे, अब और किसी के पास ये न जाए। नहीं तो कब किसी देश का क्या भरोसा कि दिमाग सन के कोई ऐसा बंदा आया, वो न्यूक्लियर पर बटन दबा दिया और कोई एक देश समाप्त हो जाएगा नक्शे से। तो ऐसे में इसी वजह से आप देखते हो जब भी कोई देश न्यूक्लियर बनाने की कोशिश करता है तो तमाम बड़े देश उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे देशों ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन जो थे, जो उनको मिले थे, उनको समाप्त कर दिया, ख़त्म कर दिया। यूक्रेन जो है उनमें से ही एक देश है। जब यूएसएसआर का बंटवारा हुआ था तो यूक्रेन के पास में भी कुछ न्यूक्लियर वेपन गए थे उसके हिस्से में, लेकिन उसने रसिया के कहने पर और यूरोपीय और देशों के कहने पर कि हम तो भाई शांति के प्रचारक हैं, उसने अपना परमाणु बम, न्यूक्लियर बम रसिया को दे दिया और ख़त्म कर दिया बाकी का। आज वही की सज़ा भुगत रहा है वो, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वेपन होता तो ऐसे रसिया अटैक ना करता। खैर, यहाँ पर 34 टन हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का निपटान करने के लिए ये दोनों ने समझौता किया था, आने वाले कुछ वर्षों में ख़त्म करेंगे। लेकिन अब जा कर के रसिया ने कहा ना, ये वाला समझौता अब हम नहीं मानेंगे। तो ये समझौता हो गया है कैंसिल। अब कोई पूछेगा समझा पाओगे अच्छे से? चलो,
तो ये समझौता का पूरा नाम क्या था? प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता। प्लूटोनियम प्रबंधन और निपटान समझौता। रूस ने सन 2000 में अमेरिका के साथ ये समझौता किया था। 2011 में ये लागू हो गया था, लेकिन उसके बाद से फिर ये खत्म किया है धीरे धीरे करके। अब 2019 में ही अमेरिका ने खत्म कर दिया था पहले ही, अब रूस ने जाकर अब किया है। ऐसे ही यूरेनियम को लेकर के एक था, न्यूक्लियर वेपन को लेकर के, मतलब कई समझौते सिलसिलेवार तरीके से खत्म होते आ रहे हैं, जो यूएसए और रसिया के बीच में शांति को लेकर के समय समय पर स्थापित किए गए थे। कोल्ड वार के बाद ये धीरे धीरे हुआ कि भाई अब थोड़ा सा कोल्ड वार खत्म किया जाए और मिलजुल करके आगे बढ़ने पर काम किया जाए। तो इसलिए दोनों ने ये सब चीज़ें खत्म करनी शुरू की थी। लेकिन जब से ये ट्रम्प चचा आए हैं ना, तब से ऐसा उथल पुथल मचाए हुए हैं कि अब फिर से जो जो समझौते हुए थे वो कैंसिल हो रहे हैं। अगला, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत अभी 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है। मतलब इनको ग्रीन, देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के तहत इनको लाया जाएगा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। तो 3 पोर्ट कौन कौन से हैं? दीनदयाल पोर्ट है गुजरात का, BO चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु का, और पारादीप पोर्ट है उड़ीसा का। इन तीनों पोर्ट को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लाया जाएगा। यानी यहाँ पर अब क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा ये पोर्ट का ऑपरेशन हाइड्रोजन से हो। हाइड्रोजन इज़ ए फ्यूचर फ्यूल। हमेशा मैं आपको बताता हूँ हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये 0% कार्बन एमिशन करता है। मतलब जब कार्बन का एमिशन नहीं करता है तो दुनिया भर के देश इसी बात पर तो लगे हैं कि कार्बन का एमिशन ना करने वाली एनर्जी यूज करो। तो अब चाहे सोलर एनर्जी हो, चाहे हाइड्रोजन एनर्जी हो, ये सब चीज़ें, तो ऐसे में हाइड्रोजन को ही इसीलिए फ्यूचर फ्यूल कहा जाता है। लेकिन वर्तमान फ्यूल क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, तो इसको कंट्रोल कर पाना टेढ़ी खीर है। तो इसीलिए इस लेवल की टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे जाकर विकसित हो रही है, इसलिए अब आप चीज़ें को देख रहे हो। अब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। खैर, भारत ने लक्ष्य भी रखा है कि 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन बन जाएंगे। ध्यान रखना, जीरो कार्बन एमिशन नहीं बनेंगे, नेट जीरो कार्बन एमिशन बनेंगे। दोनों में अंतर है। नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब कि हम लोग जितना कार्बन का एमिशन कर रहे होंगे उतना ही उसको ऑब्जॉर्व करने का भी सिस्टम बना लेंगे। तो यानी प्लस माइनस हो जाएगा आपका जीरो, नेट जीरो हो जाएगा। ओवरऑल जीरो कार्बन एमिशन हो सकता है हम लोग 2100 तक, 2100 तक बनेंगे। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनना चाहता है। 2023 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन लास्ट लाइन से पूछा जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में जारी THE यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आई है। इसमें भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में सबसे ज़्यादा रैंक्ड इन यूनिवर्सिटीज़ के मामले में भारत आ गया है दूसरे स्थान पर। बहुत बड़ी बात है। भारत के 128 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये हैं इस लिस्ट में। टॉप पर यूएसए है, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज़्यादा ही यूनिवर्सिटीज़ इसमें लिस्टेड हैं इसकी। दूसरे पर इंडिया है जिसकी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं। आप देखिए ये आर्टिकल द हिंदू का आर्टिकल है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। इंडिया हैज़ द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ इन द लिस्ट। टोटल 128 यूनिवर्सिटीज़ भारत की इसमें हैं। टॉप पर कौन सा यूनिवर्सिटी है इस पूरी रैंकिंग में? तो टॉप पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। पिछली बार की तरह इस बार भी अपना स्थान इसने टॉप पर बरकरार रखा है। और सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के मामले में अमेरिका है, 3118 यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, और यहाँ पर देखो 118 ही ले लो लास्ट में, मतलब 3000 हटा ही दो, ये भारत में है। खैर, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ये 201 से 250 रैंक वाले बैंड में आता है, भारत में ये टॉप पर है। अगला, एक और ज़रूरी बात, अरताई चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सब कुछ भेजी जा रही हैं। वन लाइनर तो डेली भेजा ही जाता है, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स की क्लासेस होती हैं, वीडियोज़ आती हैं, उसकी भी PDF आपको यहीं पर मिलती है। अरताई चैनल स्वदेशी चैनल आप जानते हो, स्वदेशी वो है अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज्वाइन कीजिए आप लोग। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन कमेंट में भी है, चेक करके इसको जल्दी से ज्वाइन करो सब लोग। हम लोग तेज़ी से इस पर शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा सितंबर से जुलाई तक की ई बुक भी आ चुकी है
और सितंबर की भी मंथली आ चुकी है। इन ई बुक्स को लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जा करके। अगला, अक्टूबर 2025 में किसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया? भारत की पहली मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। कौन नियुक्त की गई भाई? दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियुक्त किया है। अब इसके पीछे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये तर्क दिया है जेपी नड्डा साहब ने कि वो तो ये खुद मेंटल हेल्थ से पीड़ित रह चुकी हैं, इसलिए इनको मेंटल हेल्थ का एम्बेसडर बनाया जा रहा है। अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया, मैंने आपको बताया था ना 10 तारीख को। तो अभी देखो जेपी नड्डा साहब जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि ये खुद से, क्योंकि एक बार ये डिप्रेशन में जा चुकी हैं, इसके लिए इनको अच्छे से पता है कि कैसे कैसे क्या होता है, इसीलिए इन्हीं को लॉ बना देते हैं ब्रांड एम्बेसडर। अब जेपी नड्डा जी से एक सवाल है, सवाल क्या सजेशन है, इनके ही साथी हैं नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उनको ये कह देना चाहिए कि भाई रोड सेफ्टी से के बारे में सलमान खान से बढ़िया कौन जानेगा, तो सलमान खान को रोड सेफ्टी का एम्बेसडर बना दो। इसके अलावा ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैंसर के बारे में भी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, तो कैंसर के बारे में बोलो जुबां केसरी, इनसे बढ़िया ज़्यादा कौन अच्छे से जानेगा, तो अजय देवगन को बना देना चाहिए। अब ऐसे में आपको ऐसा कौन सा लगता है कि किस किस चीज़ का किसे किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। खैर, दीपिका पादुकोण जो होंगी ये भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत होंगी। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था। ये अभी 10 वर्ष पूरा भी किए हैं अपने फाउंडेशन का भी। इनका फाउंडेशन है द लिव लव लाफ। ये पूछा जा सकता है आपसे। दीपिका पादुकोण ने इसे 2015 में स्थापित किया था और उसके बाद ये 10 वर्ष अभी पूरे हुए हैं द लिव लव लाफ फाउंडेशन। अगला, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, ओडीआई और टी20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो हर फॉर्मेट में, जितना भी क्रिकेट का फॉर्मेट होता है उसमें एटलीस्ट 50-50 मैच खेलने वाले ये पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जसप्रीत बुमराह। अब आप कहोगे कि अभी तक 50-50 मैच ही नहीं खेला है कोई? खेले हैं, 7 लोग खेले हैं कुल, लेकिन उसमें तेज गेंदबाज अभी तक कोई नहीं थे। तो तेज गेंदबाजों में पहले बन गए हैं। अभी इन्होंने 50वां टेस्ट खेल करके मैच इन्होंने ये रिकॉर्ड पूरा किया है। इनसे पहले, क्योंकि अभी देखो टी20 फॉर्मेट ही नया है, 2007-8 में शुरू हुआ, तो उसके बाद फिर बाकी जो खिलाड़ी थे पुराने पुराने, जब तक वो 50 मैच खेल पाते तब तक वो रिटायर हो गए। तो जो नए नए खिलाड़ी आए उन्हीं के हो पाए हैं तीनों फॉर्मेट में। जैसे में आप देखो महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, अश्विन, रोहित शर्मा और केएल राहुल, ये जसप्रीत बुमराह के अलावा ऐसे खिलाड़ी हैं जो 50-50 मैच खेले हुए हैं। अब देखो अभी 50 टेस्ट खेले हैं जसप्रीत बुमराह एकमात्र पेसर हैं। अभी आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई थी, उसमें क्या निकल कर के आया था कि 2 भारतीय खिलाड़ी दोनों टी20 इंटरनेशनल में टॉप पर हैं। वरुण चक्रवर्ती जो हैं ये बॉलिंग में टॉप पर हैं और अभिषेक शर्मा ये बैटिंग में टॉप पर हैं टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में, ठीक है। और भारत अभी एशिया का टी20 कप जीता ही है। हाल ही में किस अस्पताल ने देश का पहला रोबोटिक किडनी प्रत्यारोपण किया है? देश में पहली बार रोबोटिक किडनी प्रत्यार्पण या कहें कि ट्रांसप्लांट ये किया है एम्स दिल्ली ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली। इसके द्वारा देश में पहली बार रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया गया है, यानी रोबोट के थ्रू किडनी का ट्रांसप्लांटेशन। एआई के और रोबोट के जरिए बहुत ज़्यादा उन्नत प्रगति हो रही है मेडिकल में, और ऐसे में इंडिया का जो टॉप इंस्टीट्यूट्स है मेडिकल का एम्स दिल्ली, तो उसने परचम लहरा दिया है। इसने देखिए पिछले 1 महीने में 5 ऐसे रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर दिए हैं। 1 महीने में 5 कर दिए, ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बंसल। इन्होंने कहा है कि रोबोटिक विधि से मरीजों को तेजी से ठीक होने में मदद भी मिल रही है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2025 विविधता का उत्सव का आयोजन किया गया? इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। पर्पल फेस्टिवल जो होता है ये होता है दिव्यांगों के लिए। किसके लिए होता है? दिव्यांगों के लिए होता है। तो गोवा में आयोजित किया गया, गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल आयोजित किया गया है। लगभग हर साल ही यहीं पर होता है ना। 3रा संस्करण है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसका उद्घाटन किया। समावेश, प्रतिभा और सशक्तिकरण का उत्सव, ये इस बार की थीम थी। तो दिव्यांग जनों की प्रतिभा, उद्यमशीलता, सशक्तिकरण, इनको प्रदर्शित करने के लिए ये आयोजित किया जाता है। तो गोवा के बारे में बात करें अगर, तो गोवा आप जानते हो भारत का सबसे छोटा राज्य है।
गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है। सिर्फ 2 जिले हैं यहाँ पर, उत्तरी गोवा, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, ठीक है ना। पणजी इसकी राजधानी होती है। बीजेपी पार्टी से प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम हैं। अशोक गजपति राजू यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर 2 जिले हैं, 40 विधानसभा में सीटें हैं। सीट 40 है लेकिन जिले 2 ही हैं। 2 लोकसभा में सीट जाती है और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। यहाँ पर नेशनल पार्क अगर पूछा जाएगा तो अंसी नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है, याद रखना। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य याद रखना। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी ये प्रमुख नृत्य हैं। अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है, नेत्रावली है, मायम झील है। अगला, पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हाल ही में किस कंपनी में वरिष्ठ सलाहकार बनाए गए हैं? तो अभी हाल ही में ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक एआई दोनों का बनाया गया है वरिष्ठ सलाहकार, एक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। आप भारत में भी देखते हो, भारत में भी कोई बड़े पद से रिटायर होता है ना, चाहे आरबीआई के गवर्नर रहे हों, एसबीआई के अध्यक्ष रहे हों, ये सब जो रिटायर होने के बाद इनकी प्रतिभा का यूज करती हैं कंपनियां। ये जब रिटायर हो जाते हैं सरकारी पद से तो वो कंपनियां इनको एडवाइजर के रूप में अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिस्ट में शामिल कर लेती हैं कि समय समय पर अपने अनुभव साझा करो, हमारी कंपनी में अगर कोई दिक्कत आ रही तो उसको शेयर करो। ऋषि सुनक जो हैं ये बिजनेसमैन भी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं वहाँ के, और दामाद जी भी हैं। आप जानते ही हो इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनकी बेटी अक्षता मूर्ति इनकी वाइफ है, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री की। अभी कीर स्टारमर हैं प्रधानमंत्री, उनसे पहले यही थे प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इनको अभी माइक्रोसॉफ्ट ने और एंथ्रोपिक एआई ने अपना एडवाइजरी रोल दिया हुआ है, ठीक है ना। वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है इनको, और ये रिचमंड प्रोजेक्ट के ये हिस्सा होंगे। सुनक सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि इन भूमिकाओं से होने वाली संपूर्ण आय के रूप में ये दान के रूप में देंगे द रिचमंड प्रोजेक्ट में, जो कि एक ब्रिटेन स्थित चैरिटी है। इस चैरिटी में दान देंगे, जो भी इनकी इसमें सैलरी मिलेगी, इनकम होगी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन होती है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी होती है। कीर स्टारमर यहाँ के करंट टाइम पर पीएम हैं, और भारत और ब्रिटेन के बीच में अभी एक मेगा डील साइन हुई है, जिसके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। साथ ही साथ मैंने कल ही ये भी बताया था कि अभी कुछ महीनों पहले भारत और ब्रिटेन के बीच में एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ब्रिटेन के बारे में जानना चाहो तो देखो, यूरोप में ना ब्रिटेन जो है ये आपका यूरोप के बिल्कुल अलग थरक खड़ा हुआ है। अब तो ये यूरोपियन यूनियन से अलग भी हो गए हैं, और इस जो अलग होने की घटना है इसको ब्रेग्जिट कह रहे हैं, ब्रेग्जिट, ठीक है ना, इसे ब्रेग्जिट कहा जाता है। और बोरिस जॉनसन जो थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री ही थे यहाँ के ही, उनके टाइम पर ही शुरू हुआ था। तो ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन हुआ है एग्जिट। किससे एग्जिट हुआ है भाई? ये यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ है। आज के टाइम पर ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है। ब्रिटेन कहाँ से कहाँ तक है? तो देखिए यहाँ पर जो देश आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देश है एक इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद यहीं पर छोटा सा है वेल्स, उसके बाद यहाँ पर है स्कॉटलैंड, और ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ये सब तीनों मिला दो चारों, तब इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या कहते हैं? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। लेकिन अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को ना जोड़ो, ये आयरलैंड है ना, इसका नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, ये इसी के पास है, अगर इसको ना जोड़ो तो केवल इसी को जोड़ो, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को ही जोड़ो, तब इसे कहेंगे ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन, ठीक है। तो ये ब्रिटेन है। और अगर पूरा ये देख लिया जाए सब देश, तो इसे ब्रिटिश आइसल्स या ब्रिटिश द्वीप कह सकते हैं। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने कहाँ पर पीएम धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया? तो पीएम धन धान्य कृषि योजना अभी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है। ये किसानों के लिए योजना है, किसानों के लिए मेगा योजना है, और इसमें लगभग 42,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत पीएम मोदी ने तरह तरह के किसानों के द्वारा बनाए गए जो उन्नत किस्म के फसलें हैं, जो उगाई जा रही हैं, उन्नत किस्म के बीज उगाए जा रहे हैं, उनको भी देखा, शोकेस किया। ट्विटर वगैरह पर खूब वीडियो इन्होंने अपलोड करी थी। तो 2 योजनाएं प्रमुख, 2 अभियान शुरू किया गया है। एक प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दूसरा दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन। तो भारत दलहन में आत्मनिर्भर होना चाहता है, इसलिए भी ये काम करेगा। और धन धान्य कृषि योजना तो लॉन्च की गई है 42,000 करोड़ की। कहाँ पर? नई दिल्ली में। क्लियर है ना? हाल ही में स्पेन ने भारत के किस राज्य के साथ विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो स्पेन जो है ये वर्ल्ड लेवल का कन्वेंशन सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ पर? महाराष्ट्र में।
तो ब्रिटेन और महाराष्ट्र के बीच में MOU साइन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो नागपुर में, महाराष्ट्र का है एक जिला है नागपुर, वहाँ पर यह स्थापित किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर साइन किया है, सिग्नेचर किया है स्पेन के साथ। अब स्पेन की कंपनी है फिरा बार्सिलोना इंटरनेशनल, ये बनाएगी कन्वेंशन सेंटर। अब आप सोच रहे हो ये कन्वेंशन सेंटर क्या होता है। कन्वेंशन सेंटर एक प्रकार से समझ लो आयोजन स्थल है, जो भी सम्मेलन वगैरह होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, कांग्रेस होता है, वो सब का आयोजन कराता है। जैसे जैसे भारत मंडपम आप सुनते हो, जहाँ पर हम लोगों ने G20 कराया था नई दिल्ली में, ऐसे ही यशोभूमि बना, नोएडा में बन रहा है, जो कि यशोभूमि दिल्ली और नोएडा मिला करके, तो वो एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है। ऐसे मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर है, ऐसे यहाँ पर नागपुर में बन रहा है, ये स्पेन बनाएगा वर्ल्ड लेवल का। तो अब इतने कन्वेंशन सेंटर हैं, आपके मन में फिर आएगा तो इतना फिर से बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। दिल्ली में 2-3 है, उसके बाद हैदराबाद में भी है, यहाँ पर भी है, बनारस में भी अभी रुद्राक्ष के नाम से बना था। ऐसे कन्वेंशन सेंटर हैं फिर भी, और क्यों बनाए जा रहे हैं? कारण है आयोजन, होस्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है। आप अक्सर देखते हो कोई भी चीज़ बड़ा बड़ा लेवल का होता है तो अक्सर दुबई में सुनते हो, दुबई में आयोजित किया गया, अबू धाबी में आयोजित किया गया, सऊदी अरबिया में आयोजित किया गया। ये लोग अपने यहाँ ऐसे वर्ल्ड लेवल के, वर्ल्ड क्लास के कन्वेंशन सेंटर बना रखे हैं, जब भी कोई बड़ी बड़ी मीट, बड़ी बड़ी समिट होती है तो ये लोग अपने यहाँ आयोजित करा लेते हैं बड़े आराम से। जैसे जलवायु पर मीटिंग हुई या AI पर मीटिंग हुआ या किसी पर हुआ तो अपने यहाँ करा लिए। अपने यहाँ भी अगर अपने भारत में भी ऐसे कन्वेंशन सेंटर बन जाएंगे तो आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसे ग्लोबल लेवल की जब कोई समिट होनी होगी तो हम लोग इनवाइट कर लेंगे। अब आप सोचो G20 की समिट थी तो भारत ने चालाकी क्या दिखाई थी कि G20 की मेन समिट तो दिल्ली में हुई, लेकिन उसके रिलेटेड छोटे छोटे अन्य विषयों पर पूरे देश भर में हुई थी मीटिंग। लखनऊ में भी हुई थी और भी मतलब अलग अलग देश भर की कई जगहों पर हुई। ऐसे में सब लोग जाते हैं, टहलते घूमते हैं, वहाँ के आसपास के लोगों का प्रमोशन होता है, एक प्रकार से टूरिज्म बढ़ता है, खर्च करते हैं, यहाँ की इकोनॉमी में मिलता है लाभ, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र सरकार भी अब करेगी नागपुर में स्थापित करके। बात समझ में आ रही है। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड होती है। मैड्रिड में किसका हेडक्वार्टर है वैसे? मैड्रिड में पर्यटन का, विश्व पर्यटन संगठन या कहें UNWTO का हेडक्वार्टर है, याद रखना, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। WTO एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, कंफ्यूज मत होना। और महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हो, यहाँ पर है महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई नागपुर है, देवेंद्र फडणवीस BJP पार्टी से CM है और गवर्नर है आचार्य देवव्रत, जो अभी एडिशनल चार्ज पाए हैं क्योंकि गुजरात के हैं। यहाँ के ही थे CP राधाकृष्णन जो बन गए उपराष्ट्रपति। 36 जिले हैं, विधानसभा में 288 सीटें, लोकसभा में 48 और 19 सीटें राज्यसभा में यहाँ से जाती है। लोनार झील है यहाँ पर। लोनार झील की खास बात यह है कि इसका कलर गुलाबी हो जाता है कभी कभी शैवालों की उपस्थिति के कारण। उपवन झील है, शिवसागर झील है, विहार है, वेन्ना झील है, तडोबा नेशनल पार्क है, चंदोबी नेशनल पार्क है, भोर घाट, थल घाट, अब्बा घाट, ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अरत्ताई चैनल ज्वाइन कीजिए और E-बुक वगैरह अगर लेना है तो वो ले सकते हैं, टेलीग्राम पर PDF है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था 6 क्षेत्रों में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार में सबसे अंतिम क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है। तो सबसे अंतिम में शुरुआत हुई अर्थशास्त्र की, इकोनॉमी की, जो कि 1968-69 से शुरू किया गया था, ठीक है ना। अब 6 क्षेत्र में टोटल दिए जाते हैं। अब तक 5 अनाउंस हो गया है इस साल का, अभी इकोनॉमी ही वाला बचा है जो 13 तारीख को अनाउंस होगा। किस देश की ऑफिशियल मुद्रा लीरा है? तो ऑफिशियल मुद्रा लीरा है तुर्की की। आज आपको क्या बताना है, किस देश की राजधानी नगेरुलमुद है? नगेरुलमुद कहाँ की राजधानी है, बताइए कमेंट करके। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।